हाय बच्चों, वेलकम इन डीजी कोपने कॉलेज चैनल। ये जो चैनल है आपके लिए खास 11th 12th साइंस के लिए हमने बनाया है, क्योंकि हमें पता है 11th का जो ईयर होता है या 11th का जो पीरियड होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है बच्चों, क्योंकि 10th से स्कूल से डायरेक्ट कॉलेज आए हुए बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। जो एसएसटी या इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, मराठी, हिंदी इसमें पढ़े हुए बच्चे डायरेक्टली पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स में आते तो थोड़ा तकलीफ होती है। और रही बात 11th का और इम्पोर्टेंस है, समझना इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि 12th जो है आपका 12th स्टैंडर्ड टोटली इन 11th के ऊपर डिपेंड है। जिन बच्चों का 11th अच्छा होता है ना, बच्चों को 12th में बहुत आसानी से पकड़ पाते हैं और वो स्कोरिंग भी बढ़ाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम भी क्रैक करते हैं। इसलिए 11th पे फोकस करना बहुत ही अच्छा है बच्चों। सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो चलो डीजी कोपनिक कॉलेज आपके लिए सदा आपके साथ में रहेगा, आपके पीछे खड़ा रहेगा। आपको जो भी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी हम तैयार है आपके लिए। आपकी जो भी कंसेप्ट होगी क्लियर कर लेंगे। आपको आसानी से कैसे समझ में आएगा, ऐसी लैंग्वेज यूज करके, ऐसा ऐसा हमारा एक्सपीरियंस यूज करके आपको अब तक आपकी थ्योरी सॉल्व करने की एक मेथड या एक वे बना के रहेंगे हम। तो चलो 11th साइंस का डायरेक्टली 14 जो लेक्चर है 14 वाला, जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये डायरेक्टली क्यों ले रहा हूँ बच्चों, क्योंकि यूनिट टेस्ट आने वाली उसमें ये जो सेकंड पार्ट में ये शो किया हुआ है शायद, और ये जो लेसन है ये लेसन पूछे जाने वाले बच्चों, इसलिए मैंने ये लेसन लिया है डायरेक्टली। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये लेसन समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा। तो पहले तो ये चीज समझ लो बच्चों, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, तो पहले समझ लो केमिस्ट्री के जो टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, एक्चुअली 5 होते हैं, पर लेकिन चलो 5 ही देखते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ बच्चों, तीसरा है फिजिकल, चौथा है एनालिटिकल, पांचवा है क्या है बच्चों, ड्रग केमिस्ट्री, और छठवा भी है बायोकेमिस्ट्री। आप बोलोगे सर एक ही केमिस्ट्री में मुश्किल हो गया समझना, तो अभी 6 केमिस्ट्री सीखने। चलो अभी तो आपके लिए 3 ही केमिस्ट्री है इस साल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। बाकी तो ये आगे जाके एमएससी बीएससी जब करते हो तब पता चलता है। पर लेकिन अभी इसमें देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्टडी करनी है, तो टू स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। हाँ बच्चों, किसका स्टडी करना है हमें, कार्बन कंपाउंड का। किसका बच्चों, कार्बन कंपाउंड का। जो भी कार्बन के कंपाउंड बने हुए हैं, जिसे हमने 11th में देखा, 11th ही चल रहे हैं ना, तो अभी इसमें देखेंगे। हाँ 10th में भी हुआ था एक्चुअली, कार्बन कंपाउंड का एक लेसन है देखो, उसमें भी हुआ था। जो कार्बन कंपाउंड है, चाहे तो ये भी बोल सकते हैं हम, जो अपनी बॉडी में डीएनए होता है, आरएनए होता है, बराबर ना, उसमें भी कार्बन पाया जाता है। जो भी फ्यूल है वो इस वर्ल्ड में जितने भी फ्यूल्स है, चाहे वो गैस हो, लिक्विड फॉर्म हो, कोई भी हो, सब बच्चों कार्बन से बना है। और उसमें थोड़ा एडिशनल हाइड्रोजन है। हाइड्रोकार्बन से बना हुआ सब फ्यूल जो होते हैं हाइड्रोकार्बन से बने हुए होते हैं। तो ये जो कार्बन कंपाउंड है उसका हमें स्टडी करना है बच्चों इस लेसन में। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कार्बन कंपाउंड है उस कार्बन कंपाउंड के पहले हमें क्या करना है बच्चों, क्या करना है, कार्बन कंपाउंड के एग्जाम्पल को स्टडी करके उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है बच्चों, ये स्टडी करना है। ओके, कार्बन कंपाउंड के जो भी कार्बन कंपाउंड है, चाहे इसमें अल्केन हो या अल्कीन हो, चाहे वो अल्काइन हो, तो इनके जो कंपाउंड है, ओके, जैसे मीथेन है। मीथेन क्या है, जो एक कार्बन से बना हुआ है। और हमें पता है बच्चों, कार्बन की वैलेंस एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 1:2:2p2 है। हाँ बच्चों, तो इसका मतलब पी का देखा जाए तो है एक इलेक्ट्रॉन, है एक इलेक्ट्रॉन, यस में है एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
पर लेकिन ग्राउंड स्टेट में होता है। एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है, तो एक्चुअली कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है इस तरह ग्राउंड स्टेट पे, सॉरी एक्साइटेड स्टेट में, तो इसका मतलब इसके कार्बन के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन से बचे। कितने? अभी यहाँ का यहाँ क्यों शिफ्ट किया? मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में या केमिकल बॉन्डिंग में ये चीजें बताई गई है। अगर आपको ये चीजें समझ में मुश्किल है तो उसके भी ऊपर में वीडियो डालूंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। टेम्पररी खाली समझो क्या है एग्जैक्टली प्रॉब्लम। तो ये कार्बन के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बच्चों। कितनी? 4। और जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उतने बॉन्ड तैयार होते हैं, इसलिए कार्बन को कितने बॉन्ड होते हैं बच्चों? 4। कितने बॉन्ड होते हैं? 4। इस वर्ल्ड में किधर भी कार्बन देखा जाए तो कार्बन के लिए 4 ही बॉन्ड होंगे, 5 भी नहीं हो सकते और 3 भी नहीं हो सकते, ये ध्यान में रखो बच्चों। तो उसके हिसाब से ये जो कार्बन किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करता है? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ बच्चों? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ अगर 4 बॉन्ड फॉर्म करता है तो इसको ही बोलते हैं हम मीथेन। एक कार्बन का होता है मीथेन, ऐसे ही 2 कार्बन का देखा जाए तो इथेन होता है बच्चों। क्या होता है? इथेन। नाम क्या है बच्चों? इथेन। ऐसे बहुत सारे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, करेक्ट, अनडिकेन, डाइहाइड्रोडिकेन, ट्राइडिकेन, ऐसे बहुत सारे बच्चों। पर लेकिन समझना खाली हमें कार्बन का स्ट्रक्चर देखना है। तो देखा जाए तो ये मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, मीथेन का स्ट्रक्चर नॉर्मली ऐसा होता है। तो इसमें स्ट्रक्चर लिखने की बहुत अलग अलग मेथड है। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, डैश स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। कौन सा बोलते हैं बच्चों? डैश स्ट्रक्चर, यानी एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन जोड़े गए होते हैं। ओके बच्चों, अभी ये जो डैश स्ट्रक्चर है, फिर इसके बाद कंडक्टेड स्ट्रक्चर आता है। डैश स्ट्रक्चर हुआ, अभी कंडेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं? उसमें 2 टाइप्स होते हैं। ए टाइप CH3 ऐसे शो किया जाता है, और बी टाइप में CH3 लिखा जाता है, पर उसमें बॉन्ड शो किया जाता है, उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऐसे 2 कंडेंस स्ट्रक्चर होते हैं, 2 टाइप के कंडेंस स्ट्रक्चर होते हैं। पहला डैश स्ट्रक्चर तो हमें समझ में आया, कंडेंस भी समझ में आया, और थर्ड जो टाइप होता है बच्चों वो होता है जिगजैग। क्या होता है बच्चों? जिगजैग फॉर्मूला। तो ये जिगजैग फॉर्मूला में क्या होता है एक्चुअली, ये समझ लो बच्चों, ऐसा भी लिखेंगे तो भी जिगजैग आएगा। इसका मतलब ये जो कॉर्नर होता है, चाहे हो कोई भी हो, ये कॉर्नर होता है, वहां पे क्या होगा? कॉर्नर बोलो या एंड बोलो, वहां पे कार्बन होगा। क्या होगा बच्चों? कार्बन होगा। अब ये समझना जरूरी है बच्चों कि कार्बन को ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड होने चाहिए, आई मीन 4 बॉन्ड्स। ओके, सो अगर वहां पे हाइड्रोजन है तो जितने हाइड्रोजन है उसको छोड़ के 4 होने के लिए जितने लगेंगे उतना बॉन्ड रखो बच्चों। ओके, जैसे देखो मैं एक स्ट्रक्चर लिखता हूं CH3 CH2 CH2 CH3। ओके बच्चों, ये 4 कार्बन वाला तो कंसेप्ट है, तो समझने के लिए पहले डैश स्ट्रक्चर निकालो। डैश स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा होगा बच्चों, 4 कार्बन का है ना, तो हर एक कार्बन को 4 बॉन्ड होने चाहिए, चाहे वो हाइड्रोजन से हो या कार्बन कार्बन के हो। देखा जाए तो इन चीजों में हमें 2 बॉन्ड दिखाई देते, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन। हाँ बच्चों, तो ये डैश स्ट्रक्चर हुआ। ये कंडेंस स्ट्रक्चर का बी टाइप हुआ। तो ये कंडेंस स्ट्रक्चर का ए टाइप में कैसे लिखेंगे बच्चों? CH3 CH2 CH2 CH3। ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप तो बच्चों, क्यों? यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2, ऐसा क्यों बच्चों? यहाँ पे देखो ना, ये भी स्ट्रक्चर उसी का है। चलो, कार्बन के आसपास कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4। उसके साथ 3 हाइड्रोजन हो या कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 4 बॉन्ड चाहिए। कितने? 4 बॉन्ड, 4 से ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन क्यों आए बच्चों? क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन इसलिए आए क्योंकि ये कार्बन के साथ बॉन्ड किया, ये कार्बन के साथ बॉन्ड किया, ऑलरेडी 2 बॉन्ड है उसके पास, तो 2 बॉन्ड है तो 4 होने के लिए कितने लगेंगे? 2 लगेंगे, तो हाइड्रोजन भी 2 लगे, इधर भी 2 लगे और इधर 3 लगे। इस तरह लिख सकते हैं। ओके बच्चों, और इसका अगर जिगजैग स्ट्रक्चर निकालना है बच्चों तो कैसे आएगा?
गलत है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि देखो फर्स्ट कार्बन तो इधर आया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ हो रहा है, तो ये ऐसा नहीं लिखना है, इसको करेक्ट स्ट्रक्चर बोलेंगे, क्योंकि चार ही कार्बन है। और ये एक चीज ध्यान में रखो, जो एंड होता है ना जिगजैग स्ट्रक्चर का, समझ लो बच्चों, बहुत ही आसान है। ये जो जिगजैग स्ट्रक्चर का जो एंड होता है ना बच्चों, जो एंड होता है उधर कौन सा मॉलिक्यूल होता है बच्चों? CH3। कौन सा होता है बच्चों? CH3। ओके। और जो कॉर्नर होता है बच्चों, कॉर्नर बोल नहीं सकते, ए ये जो बोलते हैं ना जिगजैग स्ट्रक्चर में, जो कॉर्नर बोले या टर्न बोले, जो भी आपको बोलना है खाली समझ लो। ये जो होता है ना, तो यहाँ पे होता है CH2। क्या होता है बच्चों? CH2। क्या होता है? CH2। तो एक चीज, अभी सर आप बोले मीथेन से शुरू किया, ये CH2 आया, ऐसा क्यों आया? कब CH2 लिखना है, कब मीथेन लिखना है? तो बच्चे एक चीज ध्यान में रखो, CH4 होगा तो उसको बोलेंगे मीथेन। एक हाइड्रोजन कम हुआ उसको बोलेंगे मिथाइल या मीथिल, और एक हाइड्रोजन कम हुआ तो उसको बोलेंगे मिथिलीन। तो सर ये सेपरेट लिखना पॉसिबल है क्या? नो, ये मीथेन खाली सेपरेटली, तो मीथेन खाली सेपरेट हम लिख सकते हैं। बाकी बच्चों ये तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसको इसके साथ एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इसलिए एक हाइड्रोजन का कन्वर्जन बॉन्ड में हुआ। CH2 देखो यहाँ पे दो बॉन्ड सराउंडिंग में, इसका मतलब दो हाइड्रोजन कार्बन के दो जो बॉन्ड थे वो बॉन्ड कार्बन के साथ आए, इसलिए वो दो कम हुए। इसका मतलब ये और ये सेम नहीं है बच्चों, खाली बॉन्ड कम हुए, सेम नहीं, यानी ऐसा बोलना है मुझे, ये सेपरेट होता है पर ये सेपरेट नहीं होगा। एक्चुअली ये एक कार्बन का मीथेन है, ये भी एक कार्बन का मीथेन है, खाली हाइड्रोजन कम हुए क्योंकि कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया, इसलिए बच्चों। तो समझ में आया? बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं, लेकिन खाली आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप डायरेक्टली कमेंट करके भी पूछ सकते हो, जिससे मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बच्चों चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखेंगे हम, ड्राइंग इन द मॉलिक्यूल्स, सॉरी ड्राइंग द मॉलिक्यूल्स इन द 3D। 3D यानी 3 डायमेंशन में अगर ये जो कंपाउंड होते हैं वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होते तो कैसे? तो उसके चार मेथड है बच्चों, चार तरीके से हम कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड को ड्रॉ कर सकते हैं। पहला है वेज फॉर्मूला, दूसरा फिशर प्रोजेक्शन जिसको हम क्रॉस फॉर्मूला भी बोलते हैं, थर्ड है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फोर्थ है सॉर्स एंडेरॉन पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। यानी एक ही नाम है, वो सॉर्स बोल सकते हैं, एंडेरॉन बोल सकते हैं और पर्सपेक्टिव भी बोल सकते हैं, तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है। तो चलो बच्चों वेज फॉर्मूले में क्या करना है, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर मीथेन लेते हैं बच्चों, तो मीथेन कैसे लिखेंगे ये आपको पता है, मीथेन कैसे होता है, इस तरह, करेक्ट? ये तो सिंपल लग रहा है ना। तो अगर 3D में लिखना हो मीथेन को तो वेज फॉर्मूले के हिसाब से कैसे लिखना है बच्चों, देखो ये जो चार हाइड्रोजन है बच्चों, तो उसमें दो प्लेन में आएंगे और जो दो है, एक तो ये इस तरह लिखेंगे और ये इस तरह। इसका मतलब क्या है सर, ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि इसका मतलब है ये जो है कौन से वाले बच्चों, ये दो हाइड्रोजन जो है वो प्लेन में, क्या है बच्चों, प्लेन में, तो ये दो क्या है, तो ये होगा फ्रंट में, यानी 3D है ना, प्लेन में ऐसा आएगा, फ्रंट में इधर आएगा और एक बैक में जाएगा। अभी आपको फ्रंट दिख नहीं रहा ना, डायरेक्टली मैं दिख रहा हूं और दो हाइड्रोजन इधर दिख रहे, ये फ्रंट का हाइड्रोजन और बैक का हाइड्रोजन देख नहीं सकते 3D में, तो ये जो इस तरह लिखेंगे हाइड्रोजन को, तो इसको बोलते हैं फ्रंट वाला हाइड्रोजन, और ये जो डैश 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 लाइन है, ये जो हाइड्रोजन होगा बैक साइड का होगा, तो हमें फ्रंट और बैक दिखाई नहीं देता, पर ना, तो ऐसा हाइड्रोजन लिखा तो समझ में आएगा, पर लेकिन ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन के पीछे कार्बन छुप जाएगा, कार्बन समझ में नहीं आएगा, तो इसका मतलब जो फ्रंट वाला बैक वाला हाइड्रोजन थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वेज फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे लिखते हैं बच्चों। समझ में आया? ओके चलो नेक्स्ट, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो होता है क्रॉस, उसको क्रॉस
प्रोजेक्शन फार्मूला भी बोल सकते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं बच्चों? चलो एक कंपाउंड है जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, तो सीधा ये जो क्रॉस है, देखो ये यहाँ पे OH होगा, ये H होगा, ये COOH होगा, और ये यहाँ पे हम एक फॉर्मूले जो होते हैं वो भी समझ लो किसको क्या लिखना है। पहले लिख के देता हूँ मैं। ये जो OH होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये तो आपको पता है, वाटर से सेपरेट होता है ना, COOH होता है, ऐसा ग्रुप आया तो समझ लेना एसिड होते हैं, COOH, ये क्या है? एसिड। ये तो हाइड्रोजन पता है, और ये भी मिथिल पता है। मिथिल बोल रहा हूँ मैं बच्चों, मिथेन नहीं, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है ना। तो इसको बोलते हैं हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और ये जो होता है ना बच्चों, ये जो क्रॉस किया, इधर कुछ नहीं, ऐसा मत समझो बेटो, कार्बन होता है बेटो, थोड़ा प्यार से अलग नाम से पुकारना चाहिए ना, आपको भी अच्छा लगेगा। तो एक कार्बन होता है बच्चों, क्या होता है? कार्बन। अगर यही आप हम अगर दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ऐसा एक एग्जांपल है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, ऊपर COH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे सपोज OH में CH3 पकड़ो, चलो CH3 क्या है? मिथिल ग्रुप। तो पकड़ो, ये सर ने ऐसे मन से लिखा नहीं बच्चों, ये कंपाउंड है कार्बन के, जो आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो ये कंपाउंड है, ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट है बच्चों, ऐसा मत समझो कि ये कहाँ से आया, कहाँ पे, बॉडी के अंदर है बच्चों। तो ये सब ग्लिसरॉल्डिहाइड है, अपने जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, जो जिसके बिना हम जी नहीं सकते, वही इन्हीं से है बच्चों। अगर OH एक OH डालेंगे ना और नीचे CHO लिखेंगे ना, तो भी बन जाएगा ग्लूकोज। अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सीखना नहीं, इसलिए मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, खाली ये समझ लो। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इधर ये कार्बन है और ये कार्बन है, ऐसे दो कार्बन है, तो इसलिए इस कार्बन को नंबर 1 बोलेंगे, इस कार्बन को नंबर 2 बोलेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कार्बन, ये 1 बोल सकते, ये 2 बोल सकते, ये 1 बोल सकते, ये 2 बोल सकते। अभी वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ये लाइन डी कन्फिगरेशन है, उसके हिसाब से आता है, बल्कि वो भी डीप कंसेप्ट है। खाली इतना हमें फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला का जो स्ट्रक्चर है कैसा होता है वो सीखना है, इसलिए मैं ज्यादातर उसका अभी जिक्र नहीं करता, उस टाइम करूंगा। ओके बच्चों, मैं हूं ना, टेंशन मत लो, आपको सब नॉलेज मिलेगा, 11th का ही मिलेगा, 11th को ही मिलेगा, जिससे आपका 12th एकदम अच्छे से हो जाएगा। और 12th भी आपको ऐसा बनाऊंगा बच्चों कि आपका 11th 12th ऐसा अच्छा बनेगा कि आप आपके गोल तक पहुंचते नजर आएंगे, मेरे को भी और घर वालों को भी, और खुद को तो पता चलेगा, अरे मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, बिकॉज DG Kokne College always behind you. Okay बच्चों, but only you must trust on us. Okay, चलो थर्ड जो स्ट्रक्चर लिखने का, 3D स्ट्रक्चर लिखने का जो तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बच्चों ये इथेन मॉलिक्यूल हम कंसीडर करेंगे। इथेन मॉलिक्यूल कितने कार्बन का होता है बच्चों? 2 कार्बन का। कितने कार्बन का होता है? 2। अगर डैश स्ट्रक्चर देखा जाए तो कैसा होता है बच्चों? इस तरह। तो अभी डैश स्ट्रक्चर नहीं निकालना, हमें 3D डायमेंशन है, 3D में निकालना है और न्यूमन के हिसाब से निकालना है। तो बच्चों न्यूमन क्या होगा? बहुत ही आसान है बच्चों, क्या करना है, ये अगर कार्बन 1 होगा, ये 2 होगा। हाँ बच्चों, तो एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है। अभी ट्रायंगल भी नहीं बोल सकते इसको, उल्टा वाई, आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, जिस भाषा में, जिस थिंकिंग के हिसाब से आपको समझ में आएगा वो थिंकिंग कर लो, जो गेस कर लो उस टाइप से गेस करो, स्ट्रैटेजी यूज करो आपके हिसाब से। और दूसरा जो है ना, पूरा सर्कल लिखो कुछ। ओके, तो अभी क्या होगा, ये जो सर्कल को भी 3 होगा, बराबर ना, 6 लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इधर है कार्बन, कौन से नंबर का बच्चों? ये कौन से नंबर का कार्बन है? 1। और ये जो गोल किया हुआ है वो कार्बन होगा नंबर 2। तो इस तरह। और ये जो है वो क्या है बच्चों? हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन है ना,
तो 6 हाइड्रोजन हम लिखेंगे। तो इथेन का मॉलिक्यूल जो डैश टाइप का होता है, अगर उसको हम 3D में न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से लिखे तो ऐसा आएगा बच्चों। अच्छा दिख रहा है ना बच्चों, मस्त लग रहा है, आसान है। न्यूमन समझ लो, सेंटर में एक होता है और सर्कल होता है, उसको न्यूमन फॉर्मूला बोल सकते हैं या बोलते हैं। स्ट्रैटेजी, ट्रिक्स, आपको जिस भाषा में जिस आसान तरीके से समझ में आएगा वो आसान तरीका अपने हिसाब से लगा लो। पढ़ना है हमें 100% वो फिट करना है माइंड, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं बच्चों। तो ये जो चीज है ये समझना हो तो बहुत ही आसान होती है बच्चों। अभी एक ही टाइप का होता है बच्चों, प्रोजेक्शन न्यूमन जो फॉर्मूला होता है वो एक ही टाइप का होता है क्या? नहीं बच्चों, और एक अलग टाइप है इसका, क्योंकि ये अभी ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। ये क्या है, ऐसे क्यों लिखा है सर ने? अरे बच्चों ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा, ये फिक्स है। पहले ये कार्बन 1 ये कार्बन 2, यानी दोनों कार्बन के हाइड्रोजन नजदीक है और ये दोनों कार्बन के हाइड्रोजन कंप्लीटली एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये न्यूमन फॉर्मूला लिखना हो तो हमें दो तरीके से लिखना होता है, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो अभी ऐसे लिखना है कि वैसे लिखना है, समझ में कैसे आएगा ना, बराबर ना? कैसे करेंगे सर, पहले से कंफ्यूजन है, ये एक आ रहा है वही समझने में दिक्कत आ रहा है। ऊपर से आप बोल रहे हो न्यूमन के दो लिखो तो कैसे लिखेंगे और कैसे समझेंगे कब कौन सा लिखना है? तो डरो मत बच्चों, मैं हूं ना, हम है ना, टेंशन क्यों लेते हो? दो लिखिए तो उनका नाम भी होगा बच्चों। अगर दो आदमी तो दो नाम हो सकते, तो दो स्ट्रक्चर तो उसके दो नाम होंगे ना, चाहे वो न्यूमन का फॉर्मूले के हिसाब से है दो स्ट्रक्चर पर उनके अलग नाम है। और ये होता है बच्चों इक्लिप्स। क्या होता है नाम बच्चों इसका? इक्लिप्स न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और ये जो स्ट्रक्चर निकाला है बच्चों इसका नाम होता है स्टैगर्ड न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अभी बच्चों आसान है कि नहीं? डोंट वरी, टेंशन क्यों लेते हो, समझाने के लिए है ना अपने पास है ना, आपके पास है ना, मैं हूं ना, हमारा चैनल है ना, क्यों डरते हो? तो आसान है, इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड किसका? न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला के दो टाइप्स होते हैं। और हमने कौन सा कौन सा स्ट्रक्चर लिया, कौन सा एग्जांपल लिया? इथेन का। चलो थर्ड तो स्ट्रक्चर 3D में जो दिखाते हैं वो तो समझ में आए, ओके बच्चों, आएगी नहीं? चलो फिर आगे जाके हमें सॉस जो फोर्थ वाला स्ट्रक्चर है उसको हमें पढ़ना है। तो कैसे लिखना है बच्चों? बहुत आसान, हॉर्स सो हॉर्स, ओके, उस तरह। तो कैसे देखो, ये हॉर्स जैसे लग रहा है ना, ये हम बचपन में लिखते हैं ना, हमें कहा एकदम एक्यूरेट हॉर्स निकालना आता है, तो इसको बोलेंगे। अभी यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, हाँ बच्चों, और ये जो होगा वो होगा कार्बन, इधर एक होगा इधर दो होगा। तो एक ही साइड में आया ना बच्चों, दोनों के हाइड्रोजन एक एक ऊपर है दो दो नीचे, तो इसलिए उसको बोलेंगे इक्लिप्स्ड। क्या बोलेंगे बच्चों? इक्लिप्स्ड। और दूसरा जो टाइप से बच्चों वो ये सेम है, खाली ये ऐसा होगा बच्चों, बराबर ना? तो इसके दो नीचे तो इधर दो ऊपर आएंगे, ओके, इस तरह, करेक्ट। और इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? इक्लिप्स का भाई कौन है? स्टैगर्ड। इक्लिप्स का भाई कौन है बच्चों? स्टैगर्ड। तो इस तरह न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ सोर्स और एंडिरॉन और पर्सपेक्टिव फॉर्मूले के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इक्लिप्स, एक होता है स्टैगर्ड, ओके। इस तरह हमने 3D स्ट्रक्चर के चारों फॉर्मूले के हिसाब से 3D स्ट्रक्चर निकाला है या आपको दिखाया है। तो आप मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा शायद। अगर नहीं आया होगा समझ में, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, आपको और अच्छे से और ज़्यादा कैसे आप तक आपको अच्छे से नॉलेज दे सकूँ उसके हिसाब से मैं ट्राई करूँगा, सो डोंट वरी।
ओके बच्चों, तो इस तरह लेसन का हम आज इतना लेंगे और आगे का टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो ध्यान में रखो, अगर आप नए हो तो डीजे कोपली कॉलेज जो आपके लिए सदा खड़ा है उसको सब्सक्राइब करो। अगर आप पुराने हो, सब्सक्राइब किया होगा तो आप लाइक कमेंट शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाओ, उत्साह बढ़ाओ, जिससे हम आपके लिए सदा ही खड़े रहेंगे। और आप जितना उत्साह बढ़ाएंगे उतनी हमें एनर्जी मिलेगी, जिससे हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे नॉलेज आप तक लेके आने की कोशिश और अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीका ढूंढेंगे और अब तक आपको नॉलेज पहुंचाएंगे, जिससे आपका 11th और 12th अच्छा बन सके। ओके बच्चों, थैंक यू।